Hello everyone, welcome to the Civil Sapiens. I am Gaurav with you and I welcome you to my class. Very first class. Today is 1st September 2022 and I am welcoming you to my UPPCS Foundation course class 1 and we are starting with GS पेपर 1. हम GS पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल स्टडीज़ का पेपर 1, जिसमें ज्योग्राफी होती है, जिसमें हिस्ट्री होती है और जिसके अंदर होती है सोसाइटी. ठीक है, और रिसोर्सेज वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज हम यहाँ पे पढ़ते हैं. ठीक है, सो हम सबसे पहला अपना टॉपिक लेंगे रिसोर्सेज. और उससे भी पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कैरी आउट करेंगे, किस तरीके से हम कैरी फॉरवर्ड उसको लेके चलेंगे. सो इसका डिस्कशन मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में कर दिया है, जिसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा. वैसे तो बोर्ड बेस्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड बेस्ड ये पहली वीडियो है, लेकिन इससे पहली वाली वीडियो में मैं पीपीटी लेकर एक आया था और उसने बता दिया था कि किस तरीके से हम लेकर चलेंगे. ऑल्दो एक हफ्ता लेट हो गई है वीडियो, बट हम जो अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे वो दिसंबर के पहले पहले जितना उसमें बताया हुआ है उतना वहाँ पे करा दिया जाएगा. तो चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीपीसीएस की या फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी. आप इसको देख लीजिएगा. उसके साथ ही हमारे करंट अफेयर्स के 2 से 3 वीडियोस रोज आ रहे हैं, जिसमें हम 3-3, 4-4 टॉपिक लेके उनका एनालिसिस कर रहे हैं और बहुत ही ब्रीफ एनालिसिस करके वहाँ पे वीडियोस डाली जा रही हैं. तो आप एक बार उनको भी चेकआउट कीजिएगा. ऑल्दो वो बोर्ड पे नहीं किया जा सकता बिकॉज आई डोंट हैव अ डिजिटल बोर्ड, बट वो मैं पीपीटी के थ्रू आपको करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, सो शुरू कर रहे हैं रिसोर्सेज. हमारा जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज. जब जीएस पेपर 1 का सिलेबस आप खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि टॉपिक नंबर 9 है ये. ठीक है, ठीक है, कौन सा है टॉपिक नंबर 9? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है? रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है. कौन कौन से रिसोर्सेज? लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट के बारे में हमको पढ़ना है. सॉइल रिसोर्सेज के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है. ठीक है, और फैक्टर डिटरमाइनिंग फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप करनी है, उसके लिए क्या क्या हमको फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, उस चीज के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात, रिसोर्सेज क्या होते हैं? ठीक है, रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज इज समथिंग, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो ह्यूमन यूज करता है अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए. ये तो एक बहुत ही बेसिक लेमन डेफिनेशन रिसोर्सेज की हो गई कि रिसोर्सेज वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसको ह्यूमन यूज कर रहा है अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए. ठीक है, सो जैसे एक हमारे प्रोमिनेंट 20th सेंचुरी के प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था एरिक ज़िमरन. ठीक है, तो एरिक ज़िमरन साहब कहते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम. मतलब रिसोर्सेज होते नहीं हैं, रिसोर्सेज बन जाते हैं. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है कि जैसे जैसे सोसाइटी का कल्चरल एडवांसमेंट होता जाता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जाता है, इकोनॉमी जो सोसाइटी की है वो सुधरती जाती है, वैसे वैसे उसकी नीड्स जो हैं वो बढ़ती जाते हैं. कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है. ठीक है, सो उसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारे जो नॉर्मल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, जैसे सनलाइट. सनलाइट सूरज तो तब से है जब से बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ. ठीक है, ऐसा नहीं है सूरज अभी आया 4 दिन पहले, लेकिन हमने क्या किया, हमने सोलर सेल्स अभी बनाए और सूरज को किस रूप में हमने शुरू कर दिया, हमने जो सन की जो एनर्जी थी, सोलर एनर्जी जो थी, हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, उसी तरीके से विंड है, हमने विंड का जो पोटेंशियल था उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. टाइड्स, जो सी की टाइड्स होती है, लहरें, ठीक है, वहां पे हमने जो टाइडल एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो जैसे जैसे करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जाता है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, वैसे वैसे जो हमारे आसपास की चीजें हैं, ठीक है, वो किस चीज में हो जाए, वो तो कन्वर्ट हो जाती हैं और रिसोर्स में हम उसको कन्वर्ट करने लगते हैं. रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम. एरिक ज़िमरन इसको कहते हैं. इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा. इस स्टेटमेंट को लिख के अगर आप एग्जाम में आएंगे, अपने आंसर्स में लिखेंगे, सो ये आपके लिए एक बहुत ही जो आपके आंसर में एक इम्पैक्ट डालेगा. ठीक है, सो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया केवमैन का. ठीक है, जैसे केवमैन है, तो जब वो पैलेलिथिक एज में था तो उसके लिए केवमैन मतलब जो गुफाओं में रहता था, आदि मानव जिसे बेसिकली आप बोलते हैं. ठीक है, तो जब वो पैलेलिथिक एज में था तो उसके लिए जंगलों की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं थी. ज़्यादा वो लकड़ी ले आया. ठीक है, लकड़ी से क्या किया, जानवर मार दिया, क्योंकि आग वाग का
इन्वेंशन उसने उस समय किया नहीं था, ठीक है। तो जंगल की लकड़ियों को बस वो हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था, उसके अलावा जंगल का कोई औचित्य नहीं था उसके लिए, जंगल हो या जंगल मत हो। आगे चला, कल्चरली धीरे 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 करके मेसोलिथिक में थोड़ा सा डेवलप हुआ, ठीक है, डेवलप हुआ, लेटर मेसोलिथिक में और डेवलप हुआ, जो प्री न्योलिथिक थी उसमें और डेवलप हुआ। तो धीरे 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 करके कल्चरल एडवांसमेंट होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। पैलेलिथिक से मेसोलिथिक, न्योलिथिक, पॉपुलेशन बढ़ रही है अब, ठीक है। और आगे चला, जैसे इन मीनवाइल क्या हो रहा था, सेटलमेंट की नीड भी उसको बढ़ रही थी, ठीक है। धीरे धीरे करके आदमी परिपक्व होता जाता है, उसके दिमाग के सोचने की क्षमता बढ़ती जाती है, तो कह रहा है कि अब मुझे सेटल भी होना है, अब मुझे घर बना के रहना है। धीरे धीरे करके उसकी नीड्स बढ़ती चली गई, तो अब जंगल की उपयोगिता उसके लिए बदल गई। आप जानते हैं न्योलिथिक एज में ह्यूमन ने क्या किया, उसने वहां पे एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब उसने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया तो उसे लैंड चाहिए था, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, और फर्टाइल लैंड चाहिए था। उसने क्या किया, जंगल काटने शुरू किए, जंगल खत्म करने शुरू किए, और जो फॉरेस्ट लैंड था उसको कन्वर्ट करना शुरू किया, किसमें, एग्रीकल्चरल लैंड में उसने कन्वर्ट करना शुरू किया फॉरेस्ट लैंड को, ठीक है, किसमें, न्योलिथिक पीरियड में, ठीक है। तो जो जंगल पहले उसके लिए पैलेलिथिक एज तक या कहें कि मेसोलिथिक एज तक बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं रख रहा था, वही न्योलिथिक एज में आके उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो गया, क्योंकि वहां पे उसने क्या किया, फार्मिंग करनी शुरू कर दी, वहां पे उसने अपने सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक, एक चीज। दूसरा हम देखेंगे कंडीशंस क्या होती हैं, किस चीज की, टू कन्वर्ट सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस, ठीक है। सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सब्सटेंस क्या होता है। हमने बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ी है, मतलब बचपन से मतलब 9th क्लास से, सब्सटेंस की, क्या कि सब्सटेंस इज समथिंग व्हिच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस, राइट, द थिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। फॉर एग्जांपल दिस मार्कर, ठीक है, ये पेन है, it has got some mass like 50 grams or 40 grams, whatever it may be, like इसका कुछ ना कुछ मास है, right, and it is occupying some space, यहाँ पे कुछ अपनी शेप जैसा ये स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। इतना स्पेस इसको रखने के लिए चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि इतने स्पेस में आ जाएगा, या फिर स्पेस में कोई भी चीज है, फ्रॉम अ वेरी माइन्यूट एटम, लाइक फ्रॉम ऑक्सीजन एटम से लेके और बड़े से बड़े पहाड़, यूनिवर्स, वो सब कुछ सब्सटेंस है, ठीक है, because it is occupying some space and it has got some mass, right? So but is every resource a substance? Yes, सारी जो resources हैं वो substance हैं, but is every substance a resource? क्या सारे substance जो हैं वो resource हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। substance को resource बनाने के लिए कुछ factors होते हैं, वो क्या क्या factors हैं वो हम देख लेते हैं। usefulness, पहला factor क्या है, यूजफुलनेस, ठीक है। अब यूजफुलनेस क्या है, मैंने आपको बोला कि मुझे बाइक चलानी है, मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं था, मैंने आपको पैसे दिए, 100 रुपये दिए, मैंने कहा मैं ये बॉटल ली, जाके जाओ पेट्रोल ले आओ, बाइक में डालूंगा, बाइक चलाऊंगा। पेट्रोल पंप बंद था, रास्ते में किराने की दुकान पड़ी, आप जाके सरसों का तेल ले आए, बोले वो भी तेल ये भी तेल, बाइक चल जाएगी। क्या चल जाएगी, नहीं चल पाएगी। कारण ये कि कैलोरीफिक वैल्यू दोनों की अलग अलग होती है, और भी बहुत से जो उसमें डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो नहीं चल पाएगा एज अ फ्यूल, ठीक है। उसी तरह जो पेट्रोल होता है उसको आप पराठे बनाने में, सब्जी बनाने में, खाना बनाने में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो पेट्रोल है वो बाइक के लिए, इंजन के लिए एक क्या है, रिसोर्स है। अगर आपको बाइक चलानी है तो आपके लिए वो एक रिसोर्स है कि आप उस रिसोर्स को यूज करके उसमें डालेंगे, किसमें, अपने इंजन में डालेंगे, और फिर आप वहां से बाइक चला पाएंगे। उसी तरह मस्टर्ड ऑयल आपके खाना बनाने के लिए एक रिसोर्स है, ठीक है। तो यूजफुलनेस हमको चेक करनी होती है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए उसकी यूजफुलनेस क्या है, एक पर्टिकुलर मटेरियल की एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए यूजफुलनेस क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारा रिसोर्स है या ये हमारा रिसोर्स नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी। क्या है, टेक्नोलॉजी। एक कंट्री है, इमेजिन करो, जहां पे नदियों का बहुत बड़ा तंत्र है, मतलब बहुत बड़ा जो है एक तंत्र है नदियों का, नदियां बहुत है वहां पे, ठीक है। अब नदियां बहुत सारी होने के साथ साथ
अब नदियां बहुत है तो क्या, नदियां बहुत है तो बहुत सारे डैम्स भी बन सकते हैं, बहुत सारे डैम्स बन सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो एनर्जी भी बना सकती है। उसके पास समुद्र भी है, ठीक है, कोस्टल होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पेनिनसुलर एरिया है, तो वैसे ही वो मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनके पास समुद्र भी है, वो टाइडल एनर्जी बना सकते हैं, उनके वहाँ पे सनलाइट भी बहुत पड़ती है, वो सोलर एनर्जी बना सकते हैं। तो मतलब रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है, एनर्जी रिसोर्सेज की वहाँ पर कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी नहीं बना पाते। कारण क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, कारण क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी होती तो वो ये सब कर पाते हैं, ठीक। सो अंतर क्या है? अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए इजराइल का, या आप एग्जांपल ले लीजिए जो आपका जापान का, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज ना के बराबर हैं, लेकिन वहां पे टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके थोड़ा बहुत जुगाड़ पानी करके अपना काम चला लेते हैं। काम क्या चला लेते हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आप देखिए इजराइल नंबर 1 है। बैठे बैठे उसने पिछली मतलब 20-20 साल बार बार जो ईरान का आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आगे पहुंचा देता है। कहां बैठे बैठे? इजराइल में बैठे बैठे। तो ये उसकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो जब तक टेक्नोलॉजी नहीं है, आप रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके अपनी मतलब सब्सटेंस को एक्सप्लॉइट करके रिसोर्स नहीं बना सकते और अपने काम में नहीं ले सकते, पहली चीज, ठीक है। ये हो गए 2 आइटम, क्या? यूजफुलनेस और टेक्नोलॉजी। यूजफुलनेस क्या है? उसकी उपयोगिता कितनी है? टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक साधन है जिससे आप सब्सटेंस को एक्सप्लॉइट करेंगे और एक्सप्लॉइट करने के बाद उसे किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे? रिसोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरी चीज होगी, ठीक है। तीसरा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आपने देखा हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही मथुरा में फैक्ट्री है, किस चीज की? ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। वो बेसिकली क्या है? अब क्या है, हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं, मान लो हमने रशिया से क्रूड ऑयल मंगवा लिया, और हमने क्रूड ऑयल लेने के बाद बोला कि बस, रशिया बोला ठीक है हो गया काम, मैंने तो क्रूड ऑयल बेच दिया। अब क्रूड ऑयल हमारे काम का थोड़ी ना है, तो उसे हम रिसोर्स थोड़ी ना बोलेंगे। हमारे काम का तो पेट्रोल है, हमारे काम का डीजल है, हमारे काम के बाकी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, हमारे काम का क्रूड ऑयल थोड़ी ना है। हम कोई क्रूड ऑयल हम अगर अपने डाल देंगे उसके अंदर, बाइक के अंदर या गाड़ी के अंदर, वो चल थोड़ी पाएगी, चलेगी तो वो पेट्रोल या डीजल से ना। सो उसके लिए हमें क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिससे हम डेवलप जो कन्वर्ट कर सकें किस चीज को? सब्सटेंस को रिसोर्स में। क्रूड ऑयल हमारे लिए क्या है? सब्सटेंस है, और रिसोर्स हमारे लिए क्या है? डीजल या पेट्रोल है। इसको ऐसे समझिए, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर वो फैक्ट्री है, वो रिफाइनरी है जिसमें सारे काम हो रहे हैं, वो पाइपलाइन है जिसके थ्रू ट्रेवल करता हुआ क्रूड ऑयल रिफाइनरी तक पहुंच रहा है, ठीक है, तीसरी चीज। चौथी चीज ट्रांसफॉर्मेशन, वही वैल्यू एडिशन की बात हो गई है। जैसे मान लो आप जंगल गए, जंगल से आप लकड़ी काट के लाए, लकड़ी मतलब एक वुडन लॉग काट के लाए, बहुत बड़ा सा, ठीक है। और वुडन लॉग काटने के बाद आपने क्या किया कि जी मैं ना इससे टेबल बनाऊंगा, इसे टेबल बनाऊंगा, इसे टेबल की तरह यूज करूंगा, चेयर की तरह यूज करूंगा, और भी वुडन लॉग्स हैं, मैं उसको बेड की तरह यूज करूंगा, उसको बेड की तरह यूज करूंगा। लेकिन क्या आप उसे उठा के ऐसे ही अपने ड्राइंग रूम में लाकर रख लेंगे, या फिर खाट की ऐसे आंगन में लाकर रख लेंगे कि अब तो हो गया बस ये खाट है, हो गई, पेड़ काट लिया, खाट बन गई? नहीं, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म करके क्या होता है? उसमें वैल्यू एडिशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसमें वैल्यू एडिशन की कैपेबिलिटी है, अगर आप वैल्यू एडिशन उसको कर पा रहे हैं, तो एक कंडीशन बनेगी किस चीज की? सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो हमने 4 चीजें देखी, यूजफुलनेस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथी देखी हमने ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा रिसोर्सेज का। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें, जैसे एरिक ज़ेमरिन, ठीक है, अगर ये छोटे छोटे रेफरेंसेस आप देंगे, क्योंकि नॉर्मल तो डेफिनेशंस वगैरह और क्लासिफिकेशंस वगैरह ये तो हर कोई लिखेगा, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें देंगे, जैसे एरिक ज़ेमरिन ने कुछ चीज बोली, या फिर ये केवमैन की एनालॉजी आप दे देंगे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होगी, ठीक। अब अगला टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसको देख लेते हैं। तो रिसोर्सेज का अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ब्रॉडली 2 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सा है? पहला नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा क्या है? दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज हैं, जो हमें डायरेक्टली
आपका नेचर से मिल रहे हैं, ठीक है, उनको हमने दो बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से वो दो बेसिस हैं? पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और लाइफ, ठीक है, ओरिजिन या लाइफ के बेसिस पे, कि मतलब वो जीवित हैं या वो जीवित नहीं है। तो जो जीवित हैं उसको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स, और जो अजीवित मतलब जो जिनमें जीवन नहीं है, ठीक है, अजीव है, उससे बोलेंगे हम अबायोटिक रिसोर्सेज। सो बायोटिक रिसोर्स है जैसे फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है, जंगल में क्या होते हैं? आपके पेड़ पौधे होते हैं, तो वो क्या है? वो एक बायोटिक रिसोर्स है, उसके अंदर जीवन है। दूसरा चीज अबायोटिक, अबायोटिक क्या है? फॉरेस्ट, सॉरी, वाटर, राइट। सो वाटर क्या है? वाटर में तो जीवन नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम अबायोटिक रिसोर्स, ठीक है। दूसरा इसका कैटेगराइजेशन है नेचुरल रिसोर्स का रिन्यूएबिलिटी या एग्जॉस्टिवनेस के बेसिस पे, कि मतलब वो कब खत्म हो जाएगा या खत्म होगा या नहीं खत्म होगा। तो जो रिसोर्स खत्म हो सकता है उसको कहते हैं नॉन, मतलब जिसको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता और वहां पे एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और जो एग्जॉस्ट नहीं हो सकता उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, और जो एग्जॉस्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। सो रिन्यूएबल रिसोर्स बेसिकली क्या है? सोलर एनर्जी एक तरीके से, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, ठीक है। सो ये सारे क्या है हमारे? ये हमारे हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? पेट्रोल, एक बार आपने गाड़ी में डाला, जलाया उसको, उससे गाड़ी चलाई, खत्म। अब उससे आप कुछ कर नहीं सकते, उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो क्या हो गया? पेट्रोल। तीसरी कैटेगरी जो आपने शायद ना सुनी हो वो है कंडीशनली रिन्यूएबल या फिर कंडीशनल रिन्यूएबल रिसोर्स। तो कंडीशनल रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? आपने कंसेप्ट सुना होगा फ्लेक्स इंजन का, फ्लेक्स इंजन। सो फ्लेक्स इंजन बेसिकली होता क्या है? एक हाइब्रिड इंजन होता है जिसमें एक से ज्यादा फ्यूल चल सकते हैं। नितिन गडकरी जी ने काफी बात की है इसके बारे में इन द पास्ट, ठीक है। सो इसमें क्या है? पेट्रोल के अंदर ब्लेंड होगा इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल को हम लैब में बना सकते हैं और फैक्ट्रीज में इथेनॉल बनता है। हमें ऐसे इंजन डेवलप करने हैं यहाँ, और हम कर भी रहे हैं, और हमें काफी हद तक सक्सेस मिल भी गई है, और दुनिया के कई देशों में फ्लेक्स इंजन यूज हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे देश में भी आने वाले समय में यूज होने शुरू होंगे। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, देखो, पॉलिसी बनाना, टेक्नोलॉजी बनाना आसान होता है, लेकिन एक बहुत बड़े पॉपुलेशन पे उसको इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। उस चीज के बारे में हम आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी इसका बेसिक हम देख लेते हैं। पेट्रोल प्लस इथेनॉल, ठीक है। तो ये क्या है? जो एक एग्जॉस्टिवनेस का रेट था, ठीक है, जो चीज के खत्म होने की दर थी, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल में अभी शायद मेरे ख्याल से 12%, 12 मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन शायद 12% जो है हम ब्लेंड कर रहे हैं इथेनॉल, ठीक है। एक बार मैं अपडेट करके यहाँ पे कमेंट्स में पिन कर दूंगा उसको, तो आप देख लीजिएगा, शायद 12% ही कर रहे हैं, बाकी उसको मैं चेक कर लूंगा। तो इथेनॉल में हम 12% लगभग जितना भी कर रहे होंगे वो इथेनॉल हम वहाँ पे ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में हम और ज़्यादा करेंगे, ठीक है। सरकार का अनुमान है कि 50%, 60%, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो इथेनॉल ब्लेंडिंग वहाँ पे कर पाएंगे, वो उतनी इथेनॉल ब्लेंडिंग कर लेंगे। सो उससे क्या होगा? पहले आपका 100% जो था वो क्या फूक रहा था? वो पेट्रोल जा रहा था। अभी क्या है? आपका 50% पेट्रोल जाएगा और 50% क्या जाएगा? इथेनॉल जाएगा, ठीक है। सो इसे बेसिकली बोलते हैं आपका कंडीशनली रिन्यूएबल। एक तरीके से रिन्यूएबल भी है और नॉन रिन्यूएबल भी है, लेकिन नॉन रिन्यूएबिलिटी की जो रेट थी, जो एग्जॉस्टिवनेस की रेट थी, वो अब घट गई है। इसको बोलेंगे कंडीशनल रिन्यूएबल। एक है ह्यूमन रिसोर्स, आप और मैं, ठीक है। अब मान लो एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जितनी भी टेक कंपनीज हैं, इनको अपने ऑफिस खोलने जगह जगह पर, ठीक है, जगह जगह पर इनको अपने ऑफिस खोलने हैं। तो ये क्या नोएडा में जाके खोलेंगे, गुड़गांव में जाके खोलेंगे, या फिर ये किसी ऐसे एरिया में जाके खोलेंगे जहां पे उस तरह के लोग नहीं रहते जो आईटी में प्रोफिशिएंट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रोफिशिएंट हो, ठीक है। ये मतलब किसी स्टेट का है, किसी जगह का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं, जो हम आईटी कंपनीज ले रहे हैं, वो नोएडा और गुड़गांव, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, ये ऐसी जगह जाके ही अपने ऑफिस खोलेंगे, ठीक है। आजकल भावनगर गुजरात के अंदर, ठीक है, पुणे, ऐसी जगह पर जाकर ये लोग अपने ऑफिस खोलते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर इनको इतने प्रोफिशिएंट लोग मिल जाते हैं कि
वो जो है इनके लिए काम में आ सकते हैं, उस पूरी की पूरी डेमोग्राफी को, उस पूरी की पूरी जनसांख्यिकी को। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी, ठीक है। एक एरिया में किस तरह के लोग रह रहे हैं, क्या उनकी पढ़ाई लिखाई है और क्या उनका सोशल कैरेक्टर है, ठीक है। सामाजिक चरित्र मतलब पूरे एक समाज का जो चरित्र होता है उसको बोलते हैं सोशल कैरेक्टर, और उसी का ही डेफिनेशन होता है वो यही एक तरीके से डेफिनेशन होता है डेमोग्राफी का, ठीक है। तो सबसे पहले एक एलिमेंट है इसका ह्यूमन रिसोर्स का, डेमोग्राफी। दूसरा है डाइवर्सिटी, कितना डाइवर्स वो आपका समाज है, ठीक है। आपको एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, तो फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए आपको अलग अलग तरह के वहां पे लोग चाहिए होंगे। आपको वहां पे मैसन भी चाहिए होंगे जो राजमिस्त्री होते हैं, आपका घर बनाते हैं। आपको वहां पे फिटर्स वगैरह भी चाहिए होंगे, आपको वहां पे प्लम्बर्स भी चाहिए होंगे, आपको वहां पे कुक भी चाहिए होंगे लोगों का खाना बनाने के लिए, आपको वहां पे ट्रांसपोर्ट वाले भी चाहिए होंगे। लेकिन अगर आप एक चीज देखिए कि एक ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ मैसन ही मैसन है, ठीक है, जहां पे सिर्फ राजमिस्त्री ही राजमिस्त्री हैं, पूरा का पूरा गांव, वो आसपास के जितने भी हैं ज्यादातर राजमिस्त्री ही हैं और लोग बहुत कम काम करते हैं। तो बहुत कम काम में लोगों का कॉम्पिटिशन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है और वो लोग अपनी मनमानी करने लगते हैं, ठीक है। सो कितना डाइवर्स है, तो इस ये भी ह्यूमन रिसोर्स का एक पार्ट है। कल्चर क्या है उन लोगों का, कल्चर माने मतलब जो हमारा जो संस्कृति जिसको बेसिकली हिंदी में बोल देते हैं, कल्चर क्या है, ठीक है। अब अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान का गन कल्चर रहा है। ऐसा कोई 10 साल 5 साल नहीं रहे पूरे इतिहास में, जब से इतिहास मतलब जब से इतिहास हम जानते हैं, अफगानिस्तान का इतिहास जब से पता चला है कि अफगानिस्तान शांत रहा हो, उसके कल्चर में ही मारधाड़ है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप ह्यूमन रिसोर्स देखेंगे तो आपको वही वाला मिलेगा। अगर आप बोलेंगे कि आओ हमारे लिए कोडिंग कर दो, एक कोड लिख दो, तो शायद आपको मुश्किल से ही कोई आए आगे निकल के कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, ज़्यादातर वहाँ के अफगानिस्तान के एरियाज़ में, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी की सुपारी देनी हो, किसी को मरवाना हो, तो अफगानिस्तान में लोग आपको आराम से वहाँ पे आप हायर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कल्चर है कि क्या कल्चर है और किस कल्चर के अकॉर्डिंग आपको किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ टेक्नोलॉजी। वही चीज़ कि क्या वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब दोबारा अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बंदूक चलाते हैं वो, ये टेक्नोलॉजी पता है उनको। बेयर हैंड से, खाली हाथों से वो लोग बंदूक बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोड लिखवाना हो तो वो नहीं लिख पाएंगे। तो अगर आपको गन फैक्ट्री वहां पे स्टैब्लिश करनी है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको वहां पे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल खोलना है तो बढ़िया नहीं है, ठीक है। सो ये चीज भी ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्ट करती है, एक एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है। सेटलमेंट, किस तरह का इनका सेटलमेंट है और क्या इनका स्किल सेट है, क्या इनका स्किल सेट है, ये बेसिकली ये चीजें हम पढ़ चुके हैं ऊपर के सेक्शंस में ही, ठीक है। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। एक ही वीडियो आएगा उसका, मतलब 1 या 2 वीडियोस उसके आएंगे, ठीक है। सो धीरे धीरे करके इसी तरीके से हम मतलब 3 से 4 दिन में इसको रिसोर्सेज वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ t.amil सिविल सैपियंस, इसको जो टेलीग्राम अकाउंट है, चैनल है, इसको ज़रूर जाके ज्वाइन कर लीजिए। तीसरी चीज़ करंट अफेयर एनालिसिस का वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही क्रिस्प करंट अफेयर एनालिसिस है, बहुत ज़्यादा उसमें भर के नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना, ठीक है। सो पीपीटी फॉर्मेट में आएगा, वाइट बोर्ड पे आएगा नहीं, तो उस चीज़ का याद रखेंगे। उसकी जो पीपीटीज होंगी वो अपलोड कर दिएंगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सो उसको ज्वाइन कर लीजिए, नया टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, t.amil सिविल सैपियंस। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक वाइक कर देना।